हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, राजस्थान के जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है ना, वहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना अपनी रहती है। तो इसके अंदर सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, पूरा जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखो, राजस्थान का ये प्रतीक चिन्ह है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है, तो यहां से क्वेश्चन आने की संभावना भी अपने आप ज्यादा हो जाती है। अब इसके अंदर है ना, ये मत सोचना कि मैं आपको वो बताने वाला हूं कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। राजस्थान का राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है, राज्य वृक्ष क्या है, राज्य पुष्प क्या है, वो बच्चों वाले खेल हो जाएंगे। अपन केवल और केवल वहां पर मार्क करेंगे जहां पर अपने को एक्चुअली में समस्या आती है। जो डेट्स हैं वहां पर अपने को समस्या आती है, किस दिनांक को ऊंट महोत्सव मनाया जाता है या ऊंट दिवस कब का मनाया जाता है। तो जहां पर समस्या अपने को आती है, हम वहीं पर अपना जो है वो टारगेट सेट करने वाले हैं, जैसा कि हर बार अपन करते ही हैं। तो जो नॉर्मल वीडियोज के अंदर आपको जो चीजें मिलती हैं, उससे एक्स्ट्रा चीजें यहां पर आपको मिलने वाली है। देखिए, जैसे ये नॉर्मल सी बातें हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, क्या बताऊं। अब 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऊंट व चिंकारा पशु है, गोडावण पक्षी है, खेजड़ी वृक्ष है, रोहिड़ा पुष्प है, अलगोजा वाद्य यंत्र है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये क्या है, राज्य गीत है, घूमर क्या है, नृत्य है, अच्छा जी, बास्केटबॉल क्या है, राज्य खेल है, और जगन्नाथ पाड़ियान। ये तो चलो उसकी डिटेल्स हो गई। अब अपन बढ़ते हैं आगे। आज के वीडियो में हम 3 चीजों को पूरा निचोड़ने वाले हैं, एक ऊंट, एक खेजड़ी और एक रोहिड़ा। जहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हम लोग जो है वो बिल्कुल इजी वे में यहां पर जो है क्लिक मारने वाले हैं। जरा देखना, शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर राजस्थान ज्योग्राफी एंड आर्ट एंड कल्चर आपसे ही पूरा पढ़ना है आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो अभी 1 और 2 तारीख को 30%, ये आपको कूपन कोड लगाना है NY30, तो आपको 30% छूट मिल जाएगा। 3 और 4 जनवरी को NY20 लगाना, तो फिर 20% छूट मिलेगा आपको। और 5 और 6 जनवरी को NY10% लगाना। ऐसा नहीं है कि आप 5 और 6 जनवरी को NY30 लगाओगे तो ये एक्सपायर हो चुका होगा। उस दिन केवल और केवल यही कूपन कोड काम करने वाला है। तो आज मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है 30%। इसके बाद में नेक्स्ट सेल कब आएगी मुझे खुद को भी नहीं पता है, और हर दूसरे तीसरे दिन सेल लेकर के आऊं या किसी बहाने से मैं इन चीजों को बेचूं, इतना समय मेरे पास नहीं होता है। तो जैसे ही ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, अपन राजस्थान ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर को पूरा डिटेल से अपनी एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो जो बच्चे भी बार बार मैसेज कर रहे थे या कमेंट कर रहे थे, जो भी इच्छुक हैं, वो सब जो है वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएं। अब चलिए बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं राजस्थान के राज्य पशु ऊंट की। ऊंट के बारे में अपन बात करते हैं। अब देखो, ऊंट सबको दिखाई दे रहा है, कैसा होता है हम सबको पता है। ऊंट का एक वैज्ञानिक नाम होता है, वो भी बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि ऊंट को इंग्लिश में कैमल बोलते हैं। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना, उसके अंदर आपको कैमल दिखने को मिल जाएगा। तो कैमल से आप लगा देना, टिक हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन ऊंट दिवस के बारे में। देखो, ऊंट कौन चलाता है? ऊंट जो है ना, कोई अमीर आदमी तो चलाता नहीं है। अमीर आदमी तो फॉर्च्यूनर चलाएगा या कोई स्कॉर्पियो चलाएगा अपने पास में। गरीब आदमी बेचारा क्या रखता है? ऊंट रखता है। और ऊंट किस लिए? वो भी ऐसे मजे मारने के लिए नहीं रखता है। बेचारा गरीब आदमी है, कमाई धंधे का कोई साधन नहीं है। वो सोचता है कि कम से कम जो है ना, ये ऊंट गाड़ी चला करके ही मैं अपनी 2 जून की रोटी कमा लूं। क्या कमा लूं दोस्तों? 2 जून की मैं अपनी रोटी कमा लूं, उसी से मेरा घर परिवार का पेट पल जाएगा। ये तो 10-12 जने गाड़ी में मैंने भर रखे हैं ना, 10-12 जने जो मैंने गाड़ी में भर रखे हैं, इनका मैं पेट पाल लूंगा। गरीब आदमी था। अब गरीब आदमी, आपको पता है कि बच्चे बहुत ज्यादा पुराने जमाने में होते थे, ऊंट गाड़ी रखते थे। तो ये उसी वक्त की बात है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, यहां से आपको 2 ट्रिक्स आपको देखने को मिलने वाली है। 2 ट्रिक्स कौन कौन सी? एक तो ये जो 2 जून है ना, इसकी जगह पे आप आगे एक 2 और लगा देना। 2 जून यानी 22 जून की मैं बात कर रहा हूं। तो 22 जून को क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विश्व ऊंट दिवस। ठीक है जी, 22 जून। गरीब आदमी 2 जून की रोटी, 2 के आगे एक 2 और लगा देना। यानी पूरे विश्व में ऊंट केवल और केवल गरीब आदमी रखता है 2 जून की रोटी कमाने के लिए। ये 10-12 जनों का वो अपने पेट पाल सके। तो 10 से लेकर के 12 जनवरी, ये क्या है दोस्तों? ये अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव है। चलिए, मैंने अभी एक बात आपको बताई थी कि ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है ना, वो देखो वो क्या है। उसके अंदर आपको कैमल देखने को मिलेगा। ये देखो, ये रहा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमल आ गया ना, कैमल से अपना काम हो गया। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। बहुत पहले से
दूसरी तीसरी कक्षा में थे ना, तभी से ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, इसके पैर गद्दीदार होते हैं, मिट्टी के अंदर धंसते नहीं हैं, इसलिए ये बढ़िया तरीके से चल पाता है। सबसे ज्यादा ऊंट राजस्थान में। राजस्थान में भी सबसे ज्यादा किस जिले में होंगे जहां पर सबसे ज्यादा मरुस्थल होगा? जैसलमेर। सबसे कम पहाड़ी इलाका, ऊंट का पहाड़ों पर कोई काम नहीं है, प्रतापगढ़। ऊंट कौन रखता है? गरीब आदमी रखता है, ताकि वो 2 जून की रोटी कमा सके। तो 2 जून ये हो गया। 2 जून के आगे मैंने कहा था कि 1-2 और लगा देना, ताकि आपका क्या मामला हो जाए, विश्व ऊंट दिवस 22 जून हो जाए। और वो उससे क्या करेगा? अपनी 10-12 जनों का पेट पालेगा। तो ये 10-12 जनवरी 2025 को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जो कि बीकानेर में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था ये 10-12 जनवरी को। 10-12 जनों का वो पेट पाल पाए, 10-12 जनवरी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बातचीत है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं नेक्स्ट देखिए, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां था? जोहड़बीड़ के अंदर था। जोहड़बीड़ कहां पर था? बीकानेर में था। जब मैंने आपको अनुसंधान केंद्र पढ़ाए तो उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि एक जोहड़ है, गांव के बाहर एक जोहड़ है, और जोहड़ के अंदर ऊंट और घोड़ा पानी पी रहे हैं। ऐसी मैंने एक इमेज भी दिखाई थी, तो आपको पता लग गया होगा कि ऊंट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ के अंदर है। उसकी स्थापना कब हुई? सुनना मेरी बात। मान लो आपने अपने ऊंट को गांव के बाहर बांध दिया, तो अब उसको कोई छोड़ेगा थोड़ी। भाई ऊंट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई ना कोई चोर आएगा, चुरा के ले जाएगा उसको। तो मैंने क्या किया, रात को मेरा ऊंट जोहड़ के अंदर बांध दिया। वहां से 5-7 चोर आए और चुरा के ले गए। मेरी हालत खराब हो गई। देखना जरा, केंद्रीय ऊंट, देखो ये क्या है, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? जोहड़बीड़। मैंने अपने ऊंट को कहां पर बांधा? जोहड़बीड़ बीकानेर। ये तो आपको पता ही है। फिर मैंने क्या कहा था? 5-7-84 और मेरा ऊंट ना चुरा के ले जासी, क्योंकि मैंने उस ऊंट की सुरक्षा नहीं रखी, गांव के बाहर जोहड़ पे बांध दिया तो ले गया। कौन ले गया? 5-7-84 और मेरा चुरा के ले जासी। 5-7-84। अब 84 से एक चीज याद और रखना, राजस्थान के अंदर ऊंट इतने ज्यादा है कि पूरे के पूरे देश के 84%, 84.43%। इसी के साथ में इसको कनेक्ट कर लेना कि 5-7-84, 84 से 84.43%, और ये क्या हो जाएगा? 84। इतना प्रतिशत राजस्थान के अंदर क्या है? ऊंट है पूरे देश के। अब क्या है, भारत की पहली केमिल मिल्क डेयरी भी वहीं पर बनी हुई है। जहां पर हम लोग ऊंट बांधते हैं तो ऊंटनियां भी वहीं पर बांधेंगे, और उनका जो दूध से संबंधित कोई काम करेंगे, बेचेंगे उसको। दूध बड़ा पावरफुल होता है इनका। रेबारी समाज के लोग क्या करते हैं? ऊंट को पालते हैं, ऊंटने का दूध पीते हैं। बहुत सारे प्रकार के रोग इनके नहीं होते हैं, उनकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। देखो, केमल मिल्क डेयरी ये कहां पर है? आपकी बीकानेर के अंदर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अब एक बात और मैं बता देता हूं आपको। पशुधन की श्रेणी में क्या करा, ये राज्य पशु का दर्जा, ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया। कब दिया? ये नरेंद्र मोदी जी जब आए थे ना 2014 के अंदर, तब उन्होंने सोचा कि यार ऊंट जब जिंदा रहता है तो इतना फायदेमंद है अपने लिए, जब ये मर जाता है तो इसकी ऊन भी, मतलब जिंदा रहता है तो भी, और मर जाता है तो इसकी चमड़ी के भी बहुत सारे उपयोग होते हैं। जिंदा जब रहता है तो हम इसकी ऊन काटते हैं, तो ऊनी कपड़े पहनते हैं, और शीत ऋतु में जो है इतनी सुरक्षा अपनी होती है। तो एक काम करते हैं, ये ऊंट है ना, इसको क्या करेंगे हम, इसको पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा हम लोग इसको दे देते हैं। क्या करेंगे? पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दे देंगे। और कब दे देंगे? तब दे देंगे जब हम इनको ऊनी कपड़े पहनेंगे। कब पहनेंगे? शीत ऋतु में। और 2014 में कौन आए थे? मोदी जी आए थे। तो आते ही उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि 19 से 19 शीत से सितंबर, 19 सितंबर 2014 को क्या किया गया था? ऊंट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ये अधिसूचना जारी कर दी गई थी। बस ये इतनी सी बात थी। इंपॉर्टेंट बात तो ऊंट से रिलेटेड यही थी, जहां पर अपनी ट्रिक थी। बाकी छोटी मोटी बातें हैं, हम सबको पता है कि राजस्थान के अंदर जिस एरिया में जो ऊंट पाया जाता है उसी एरिया के नाम दे दिया जाता है। जैसे अभी अपन बात करते हैं, देखो ये क्या है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मेवाड़ी, शेखावाटी, कच्ची, है ना, जोधपुरी, अलवरी, जिस एरिया में ऊंट पाया जाता है उसी एरिया के हिसाब से उसका नाम रख दिया गया। इंपॉर्टेंट बातें क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि बीकानेरी जो नस्ल है ना, वो बोझा ढोने और हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है।
अब ये बीकानेरी कहाँ पर है? ये बीकानेर के आसपास के एरिया में पाई जाएगी। गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, वहीं पर पाई जाएगी। और राज्य के कुल ऊंट के 50% ऊंट बीकानेरी ही हैं। बोझा ढोने के लिए इसको रखते हैं। अब देखो, ऊंट गरीब आदमी रखता है, आपको पता है, पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाने के लिए वही ऊंट अच्छा होता है जो कि ज्यादा से ज्यादा बोझ ढो पाए। तो बोझ ढोने वाला बीकानेरी है। तो बीकानेरी ही अपने राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बोझा बढ़िया तरीके से ढोते हैं। हल जोतने के लिए कुल संख्या के 50% वही है। ठीक है जी। ये गोमट जो है, ये सवारी की दृष्टि से ऊंट की श्रेष्ठ नस्ल है। ये जैसलमेरी की बात करते हैं अपन। ये जो नाचना ऊंट है ना, ये बीएसएफ के जवान इसी को काम में लेते हैं, बीएसएफ नस्ल। ठीक है जी। ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? नाचना है। अब याद कैसे करोगे? देखो, बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक पाकिस्तान को क्या करते हैं? उंगलियों पर नचाते हैं। क्यों नचाते हैं? क्योंकि वो नाचना ऊंट काम में लेते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, बीएसएफ के जवान इसी को काम में लेते हैं। जैसलमेरी, यह ऊंट मरुस्थल में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। अपने आप में जैसलमेर में पाया जाता है। तो रेगिस्तान में तेज दौड़ता है, जल्दी से अगली जगह पे पहुंचा देता है। तो ही क्या करते हैं, इस ऊंट को यूज में लेते हैं। तेज दौड़ने वाली नस्ल है। यह अपनी मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। अभी जो लोग जैसलमेर के अंदर घूमने के लिए जाते हैं, उनको राइड दिवाते हैं। वो ऊंट के ऊपर कैमल राइड थोड़ा बहुत घुमा देते हैं इधर 150 मीटर। वो बस यही है। कौन से? जैसलमेरी ऊंट है, मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। ऊपर बैठते हैं, मजा आता है। ऊंट 2 बार बैठता है, 2 बार उठता है। वो जब बैठता है, उठता है, तभी मजा आता है। फिर वो चलता है। और ये तो क्या है, मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का जो आसपास का एरिया है, वहां पर ये सारी की सारी चीजें पाई जाती है आपकी। अन्य नस्लें भी आपको पता है, जो ऊंट की नस्ल जिस एरिया में पाई जाती है, उसी हिसाब से उस नस्ल का नाम रख दिया गया है। तो ये थी ऊंट से रिलेटेड बातें। कुछ एक बातें और भी कर लेते हैं अपन। ये इन चीजों के लिए अपने को ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस और दिमाग के पट खोलने की जरूरत है। जहां पर ट्रिक्स की जरूरत थी ना, जैसे डेट्स होती है, दिनांक होती है, वहां पर जरूरत है। वैज्ञानिक नाम है, वो बड़े हार्ड होते हैं, तो वहां पर आपको ट्रिक्स मिलने वाली है। अब इसके अंदर मैं क्या बताऊं, देखो, जैसे राजस्थान के अंदर आभूषण है गोरबंद। ये न जाने कितनी बार आया हुआ ये क्वेश्चन है, दोबारा से भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंट के ऊपर क्या होता है, वो जो गाड़ी रखते हैं ना अपन, पीछे गाड़ी जब जोड़ते हैं, तो ऊपर एक लकड़ी का बनाया हुआ पिलान बोलते हैं उसको। तो ये देखो, इसको काठी तो घोड़ी की होती है, ऊंट का तो मेन पिलान ही बोला जाता है उसको। बट ये किताबों के अंदर कई बार काठी भी आ जाता है, तो काठी भी अपन कर लेते हैं। काठी तो घोड़ी की होती है। नाक के अंदर गिरबान होता है इसका। जो राजस्थानी लोग हैं ना, उन सबको पता है इन बातों का। परतनी, ये पूंछ, गोडिया, ये गोड्डा ऊपर। अरे पैर, टांग नहीं होती है कि टांग के अंदर गोड्डे होते हैं, तो गोड्डे के ऊपर कुछ बांध दिया तो उसी को गोडिया बोल दिया। नाम के अंदर ही चीजें छुपी हुई है। तंग, ये क्या होता है, जैसे गाड़ी के 2 वो होते हैं ना, उनको जोड़ने के लिए नीचे से कुछ बांधा जाता है ऊंट के। दिखाता हूं मैं अभी, देखना आप, ये देखना, ये गाड़ी देखना आप। ये जैसे ये गाड़ी जोड़ी हुई है ना, ये गाड़ी का ये यहां पर ये लट है। तो अब इसको क्या करते हैं, नीचे से भी बांधते हैं। यदि इसको ऊपर से बांध दिया मान लो, तो ऊंट यदि भागने लग गया ना, तो ये तो गाड़ी ऊपर उठ जाएगी। तो फिर पीछे वाले क्या करेंगे, गिर जाएंगे सारे के सारे। तो ऊंट के ऊपर भी पिलान होता है और नीचे भी इसको तंग को बांधा जाता है, ताकि वो ऊंट को गाड़ी ऐसे पकड़ के रखे। फिर ऊंट जब भागेगा, तेज भागेगा ना, तो फिर न तो वो ऊपर की ओर निकलेगा, न नीचे की ओर निकलेगा। यदि ऊपर कुछ नहीं रखेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा अपने आप ही। नीचे कुछ बांध के नहीं रखेंगे तो वो ऊपर से ऐसे उठ जाएगा, तो गाड़ी पीछे छूट जाएगी। तो ऊपर जो होता है ना, वो तो होता है पिलान या काठी जिसको बोलते हैं, और नीचे जो होता है ना, वो तंग होता है, तंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये होता है। देखो क्या है, तंग या निवार इसको बोलते हैं। मोर का मोहरा, ये मुख के ऊपर होता है। नाक के अंदर नकेल डालते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, गिरबान बोला जाता है। गिरबान के अंदर वो नकेल डाली जाती है, यही है। ठीक है जी। अब उसके ऊंट के रस्सी बांधे रखते हैं वो, तो ऊंट के बेचारे की दिक्कत है। ऊंट के और तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है एकदम, राज्य पशु का दर्जा मिला हुआ है, बढ़िया इसकी सुरक्षा है, कोई इसको मार नहीं सकता है। ऊंट के थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मैंने कहा भाई ऊंट देवता बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है। बोले यार ये मेरे गले के अंदर जो रस्सी डाली हुई है ना, ये निकाल दो, मेरे ये एक ही रोग है और कोई रोग नहीं है। रोग क्या है ऊंट के, कि मेरे गले में ये जो रस्सी डाली हुई है ना, ये रोग मिटा दो, और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ऊंट के रोग क्या है, एक तो रस्सा, कहां पर, गले के अंदर डाला हुआ है। गले के अंदर जो रस्सा या सर्रा, ये रोग है। किसके हैं ये, प्रोटोजोआ के द्वारा ये ऊंट के होने वाले रोग हैं। अब इनको याद कैसे करोगे, हम ऊंट से पूछेंगे कि ऊंट देवता क्या रोग है आपके। बोले मेरे गले में ये जो रस्सा डाला हुआ है ना, ये हटवा दो, मेरे कोई रोग नहीं है। तो रोग क्या है, गले और रस्सा या सर्रा। ठीक है जी, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है, और कोई रोग नहीं है। रोग कहां से होगा, मेरे को टोंक के अंदर पहले मेरे को मुबारक महल में ऊंट को काट देते थे,
अब उसके ऊपर भी रोक लग गई है। मेरे दिक्कत कोई नहीं है। देखो, ऊंट की कुर्बानी के लिए मुबारक महल टोंक ये प्रसिद्ध है, बट अभी बंद हो गई है ना, तो भी ये तो प्रसिद्ध तो है ही ना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि टोंक की किस जगह के ऊपर ऊंटों की बलि दी जाती थी, तो ये है मुबारक महल। अभी यहां पर ये बंद हो चुका है। ठीक है जी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, आपने जब बाल लंबा लंबा हो जाओ यानी अपने जब बाल लंबे हो जाते हैं तो अपने घर वाले मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि ये जट कटवाया तू जाके, जट कटवाया, ये जट हो रही है लंबी लंबी, कटवाओ क्यों को नहीं। तो ऊंट का भी यही सिस्टम है। ऊंट जब जिंदा होता है तब उसके बाल काटते हैं ना, तो उनको बोलते हैं जट कतराई। अरे जिंदा ऊंट के बालों को की जाने वाली जो चित्रकारी होती है ना, उसको जट कतराई बोलते हैं। मशीनों से काटते हैं, देखे हुए हमारे, मैं इमेज डालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है। जट कतराई डालोगे ना गूगल पे, साफ साफ फोटो में आ जाएगी। ऊंट के ऊपर तरह तरह की डिजाइनें बनी होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मरे हुए ऊंट की खाल के ऊपर मुनवत्ती कला या उस्ता कला इसको बोला जाता है। ये ऊंट के मर जाने के बाद में होती है। उस्ता कला या मुनवत्ती कला इसको बोलते हैं, बीकानेर की फेमस है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है हिसामुद्दीन उस्ता, ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं उस्ता कला के। जिंदा लोगों के बाल काटने वाला कौन था? वो था अशोक टांक, लोगों के नहीं ऊंटों के। ये पुष्कर के थे और ये कैमल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है जी। ये जट कतराई के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। ये इतना सा था ऊंट का, और क्या ही बच गया? कुछ नहीं बचा है, नथिंग। देखो सारी की सारी बातें यहां पर ऊंट से रिलेटेड हो चुकी है। एक दो चीजें और देख लेते हैं कि ऊंट बुढ़ा हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पाकट। ठीक है जी। और ऊंट का बच्चा जब होता है उसको टोरडी बोलते हैं, ये पता ही है अपने को। पाकट बोलते हैं बुढ़ा ऊंट ना, बुढ़ी पाकट होगी तू। कई बारी के आपने अपने घर पे अपन जब कोई बदमाशी करते हैं या आलतू फालतू ये काम करने लग जाते हैं, तो घर वाले क्या बोलते हैं? अरे तू इतो बुढ़ो, बुढ़ी पाकट होगी तू, एयन का काम कर रही है, टाबराना सा बढ़िया थोड़ी लग गया तू। तो बुढ़ी पाकट कैन किया करे? ऊंट ने किया करे, बुढ़ो, बुढ़ा ऊंट बुढ़ी पाकट बोलते हैं। बच्चे को क्या बोलते हैं? एकदम टोरडी, नयो नयो जवान बच्चों है टोरडी। अच्छा, ऊंटों की देवी किसको बोलते हैं? उष्टवाहिनी देवी को। और ऊंटों का देवता ये पाबूजी महाराज को। पाबूजी महाराज के अंदर पूरा डिटेल से बताया हुआ है, इसके अंदर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये देखो उष्टवाहिनी देवी ये पुष्करणा समाज की है। और ऊंटों के साथ में लंबे समय तक जब ऊंट चलते हैं कतार के अंदर, तो कतारिया उनके साथ में होता है। ऊंट जब लंबे समय तक कतार में चलते हैं तो उनके साथ में कतारिया होता है जो कि उनका ध्यान रखता है। ठीक है जी। अब चलते हैं अपन आगे। पाबूजी महाराज हैं, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट पाबूजी महाराज जी लेके आए थे, श्रीलंका से लेके आए थे। ला करके उन्होंने रेबारी और रायकों को दे दिया था। रायकों हो गई मौज भाई साहब, वो उनके दूध पीते हैं और मस्त बॉडीगार्ड हो गए। तो राय का जाति के अंदर दूल्हा जो वो घोड़ी पे भी नहीं बैठता है, वो तो ऊंट पे बैठते हैं। और वो दूध जाति के लोगों में डायबिटीज नहीं होता है क्योंकि वो उसके दूध का सेवन करते हैं। मेरे आसपास में मेरे कई दोस्त हैं रेबारी या राय का जाति के ही हैं। वो अलग से ही जो है वो सॉलिड बॉडी जिसको बोलते हैं ना, वो है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट कहां पर है? ये जयपुर के अंदर है। और सादड़ी गांव पाली के अंदर ऊंटनी का दूध का नया प्रोसेस प्लांट है। और अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट वर्ष ये 2024 को मनाया गया है। ठीक है जी। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024 को घोषित किया गया। तो ये था। अब कुछ भी नहीं है ऊंट के अंदर, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज को विथ ट्रिक, डेट्स वगैरह को भी मैंने सब कुछ को यहां पर डाल दिया है। अब अपन बात करते हैं किसकी? खेजड़ी की बात करते हैं। देखो राजस्थान के अंदर आप जिधर भी देखोगे ना, आपको खेजड़ी ही खेजड़ी नजर आएगी। पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा वृक्ष जो कि पूरे राजस्थान में मिलता है, हर कहीं मिल जाएगा, तो वो खेजड़ी है। खेजड़ी से विष्णोई समाज के लोग इतना प्यार करते हैं कि वो तो जान भी दे देते हैं कई बारी। हम लोगों को पता है, अमृता देवी का तो हमारे को याद है, लेकिन उनके साथ में और भी कई लोग थे। उनसे पहले भी कई विष्णोई समाज के लोगों ने खेजड़ी के लिए अपने प्राण दिए थे। उन सब की बात अपन करने वाले हैं। ठीक है जी। अब एक तो खेजड़ी का क्या होता है? खेजड़ी जो होता है ना, वो अपने घर के अंदर नहीं लगाते हैं अपन, बारन लगावा आप। जब भी खेजड़ी लगावा आप घर के बारन लगावा, खेजड़ी या तो लगाते ही नहीं है, तो अपने आप ही हो जाती है। ठीक है। और खेजड़ी समाज जो खेजड़ी के लिए विष्णोई समाज जो क्या करता है, उसको सीने से लगा करके और उसके लिए जान दे देता है। क्या मस्त सीन है। देखो मैंने क्या बोला है, खेजड़ी को देखते ही वो क्या बोलते हैं? क्या मस्त सीन आ रहा है, और उसको सीने से लगा के जान दे देंगे। तो सीने को कनेक्ट कर लेना कि खेजड़ी को सीने से लगा करके जान दी थी, और किसी भी पेड़ पौधे को नहीं दी थी। ऐसे रोईडे के लिए या किसी और सागवान के लिए नहीं बोल सकते हम, खेजड़ी को सीने से लगा करके। तो ये सीनेर एरिया, ठीक है, ये आ जाएगा ना, तो वहीं पर आप खेजड़ी का वो लगा देना टिक। मैंने क्या कहा था?
पहली बार खेजड़ियाली दिवस 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। तब से प्रतिवर्ष जोधपुर में खेजड़ली गांव के अंदर ये खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। मैंने क्या कहा था कि खेजड़ी कहां पर लगाते हैं? 12 से 9वां महीना, और ये खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12/9 को। और ये कब से? ये 1978 से मनाया जा रहा है। दिवस कब मनाया जा रहा है? ये 12/9 खेजड़ी 12 लगा हुआ है, 12/9 लगा हुआ है, 12/9 लगा हुआ है, बात खत्म। खेजड़ी का इतना ज्यादा सम्मान है कि खेजड़ी के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी कर दी गई थी। ठीक है, अब मेरी जेब में एक बार डाक टिकट थी, तो डाक टिकट 60 पैसे की थी, वो तो रुपए तो कम ही थे, बट मेरी जेब से वो निकल के गिर गई वो। अब सोचो कि उसको उठाएगा कौन? घर वाले बोले कि अरे तू वो डाक टिकट जो है वो तूने घर के बाहर डाल दी है, अब उसको उठाएगा कौन? अरे मैं क्यों 5-7 जना तो उठासी, टेंशन मत लो थे, 5-7 जना उठा ले सिबिन, कोई भी 5-7 जना आता जाता, 60 पैसे की डाक टिकट को कौन छोड़ेगा? खेजड़ी की नीचे जो गिर गई थी 5-7-88, देखो 5-7-88, 5-7 जना उठासी, क्या ना उठासी? डाक टिकट ना उठासी, कितना रुपए की? पैसे, 60 पैसे की। और किसके ऊपर? ये खेजड़ी वृक्ष के ऊपर। 5-7 नहीं, 5-6 करना पड़ेगा ये थोड़ा सा, 5-6 जना 88, 5-6 जना 88, याद रख लेना आप, 5-6 जना 88 से कर देंगे 88, 5-6 जना 88। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर चलते हैं। राजस्थान के अंदर राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को मिला है, और उसी दिन रोहिड़े को मिला हुआ है। ध्यान रखना, इसको याद कैसे करेंगे? एक तो ये याद रख लेना आप। एक बार ये होता क्या है कि एक बार सिंगल बार मैंने कोई बात बोल दी है ना, उसी दिन दिमाग में सेट हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि मैं गलत नहीं बोलूँ, लेकिन कई बार गलत निकल जाता है। तो आप इसको देखना, ये 5-6-88, 5-6 रखना आप, 7 मत कर देना आप। देखो, राज्य वृक्ष का दर्जा खेजड़ी को 31 अक्टूबर को। अब देखो, राजस्थान के अंदर खेजड़ी चारों तरफ है। बच्चों को जब खेलते हैं, भागादौड़ी करते हैं, तो क्या होता है? उनको 30 लग जाती है। टाबरन 30 लग जावे तो टाबर 30 कटे जाके बुझावे। खेजड़ी या रोइडा के नीचे जावे तो बटे कोई न कोई मटकू रखेड़ो रहे। आपने राजस्थान के अंदर प्याऊ वगैरह लगाते ही हैं हम, तो क्या होता है? खेजड़ी के नीचे जासी 1 मरता टाबर पानी पी ले ही बैठ जाके। देखो, राजस्थान के अंदर खेजड़ी को 1 मरता टाबर से कर देंगे अक्टूबर, और 1 से 1 और ये 1983 को याद रख लेना आप। ठीक है जी, राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसी दिन रोहिड़े को भी किया गया था। ये वो आगे जब रोहिड़े का नंबर आएगा ना, तब हम उसको देखने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान का गौरव बोलते हैं, समी वृक्ष बोलते हैं, पुराणों के अंदर इसका यही नाम है। जो हरियाणा और पंजाब के अंदर है, इसको जाटी बोलते हैं, सीमलो भी बोला जाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष है, सिंधी में छोंकड़ा, पंजाबी और हरियाणवी में इसको जाटी बोलते हैं, जाटी। ध्यान रखना आप, ये तो छोटे छोटे से नॉर्मल सी बातें हैं। राजस्थान के जितने भी लोगों को पता है कि खेजड़ी की सांगरी होती है, सांगरी की सब्जी बनती है, सांगरी का अचार भी बनता है, और वही सांगरी जब सूख जाती है तो उसको खोखा बोल देते हैं हम लोग। ये चीजें तो पता ही है। हरे फल को सांगरी बोलते हैं, सूखे हुए फल को खोखा बोलते हैं, गर्मी में ये सूख जाता है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा खेजड़ी कहां पर लगती है? खेजड़ी लगती है शेखावाटी एरिया के अंदर, और रोहिड़ा लगता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ये हमारा प्यारा राजस्थान है, यहां पर सबसे ज्यादा खेजड़ी है और यहां पर सबसे ज्यादा रोहिड़ा है। ध्यान रखना। देखो, सूखा फल, सूखा, खोखा, शेखा, ये तीनों के तीनों सेम हो रही हैं। देखो, सूखा, खोखा, शेखा, क्या क्या मस्त शायरी बन गई। शायरी तो क्या ही बन गई, बट जो भी बन गया अच्छा बन गया। सूखा, खोखा, शेखा। ठीक है जी। खेजड़ी के फूल को मिंजर बोलते हैं, मिंजर निमार या मिंजर बोलते हैं। और पत्तियां, बकरियां लूंग को नहीं खावेगी, बन लूंग या लूम, दोनों एक ही बोल रहे हैं। ध्यान रखना, इस सांगरी को 2025 में GI टैग इसको मिल गया है। ठीक है जी। अब देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, क्या कि विश्नोई समाज ने सीने से लगा करके खेजड़ी के लिए अपनी जान दे दी। खेजड़ी और विश्नोई समाज का जब भी नाम आएगा तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमृता देवी का नाम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमृता देवी से पहले भी कई विश्नोई समाज की महिलाओं ने जान दी है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो क्या है, 1604 के अंदर जोधपुर के ही रामशनी गांव के अंदर 2 विश्नोई महिलाएं, जिनका नाम था कर्मा और गोरा, उन्होंने पेड़ पौधों के लिए अपने प्राण दे दिए थे। पहली बात तो ये। पोलावास मेड़ता नागौर के अंदर
1700 ईस्वी के अंदर पूंचो जी ने ये इस वृक्ष के लिए इन्होंने जान दे दी थी। अब बात करते हैं, आगे आते हैं। देखो, खेजड़ियाली गांव जोधपुर की बात करते हैं। महाराज का नाम सबको पता है, राजा अभय सिंह था, छोड़ दो उसको, ये तो अपने आप ही याद है। हाकिम कौन था? गिरधर दास भंडारी था। इस घटना के वक्त मारवाड़ शासक के जो हाकिम थे वो कौन थे? गिरधर दास भंडारी थे। शासनकाल ये 28 अगस्त 1730 को कितने लोगों ने? 363 लोगों ने। साल के अंदर 365 दिन होते हैं ना, 2 कम कर देना आप, ये 363 लोगों ने प्राण दे दिए थे। ठीक है जी। आंदोलन के अंदर अमृता देवी तो शहीद हुई थी, साथ में उनके पति रामोजी बिश्नोई और उनकी 3 बेटियां आंसू, भागू और रत्नी, ये भी शहीद हो गई थी। ठीक है जी। अब जरा मुझे एक बात बताना कि खेजड़ियाली मेला लगता है राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर, उसी जगह पे लगता है, वो कब लगेगा? खेजड़ियाली या खेजड़ी वृक्ष कहां पर लगता है? ये लगता है भयंकर शुष्क देश जहां पर होते हैं ना, वैसे जहां पर बहुत ज्यादा पानी होता है वहां पर खेजड़ी का पौधा नहीं लगता है, वहां पर लगता है जहां पर भयंकर शुष्क देश होता है ना। देखो कैसा भयंकर शुष्क देश होता है ना, वहां पर क्या लगता है दोस्तों? ये मेला लगता है और खेजड़ी भी लगती है। अब देखना जरा, भयंकर से भाद्रपद, शुष्क से शुक्ल और देश से दसवीं, भयंकर शुष्क देशों में खेजड़ी लगती है। इजी वे में ये आपको याद हो जाएगा कि ये मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दसवीं को लगता है। भयंकर शुष्क देशों में ये मेला लगता है और कहीं नहीं लगता है। अच्छा, विश्नोई समाज के आराध्य कौन है? जम्बूजी महाराज हैं। उन्होंने क्या कहा था कि सर कटवाने से यदि तुम्हारे पेड़ बच जाते हैं ना तो तुम्हारा सौदा सस्ता ही है भाई, महंगा नहीं पड़ रहा है। देखो क्या बोल रहे हैं कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, सौदा सस्ता ही है, ये ज्यादा महंगा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लीला रूख नी दावणो अनि दावे दो प्राण। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी लोक देवता जाम्बोजी महाराज की कही हुई थी। उन्होंने ही क्या, जीवों की रक्षा करना और पेड़ पौधों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, संरक्षा करने के लिए जो है वो जाम्बोजी महाराज ने ये दिया था। अब देखो, ये अपना ये जो वक्तव्य था, ये संदेश उन्होंने दिया था, सब कुछ चीजें बढ़िया बढ़िया चल रही थी, खेजड़ी को बचाने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन खेजड़ी को फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गई। किस बात की? क्या मुझे लोग अपनी जान दे करके बचा रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो कि वो भी नहीं बचा पाएंगे। कौन सी चीज है वो? जिस चीज का खेजड़ी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। देखो, खेजड़ी को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला एक कीड़ा था जिसका नाम क्या था? स्ट्रना था। सेलेस्ट्राना था ना, तो इसकी जगह पे आप क्या कर दोगे? स्ट्रेस कर देना आप। खेजड़ी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया कि यार इतने लोग मेरे लिए जान दे रहे हैं, लेकिन ये कीड़ा जो मेरे को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। ठीक है जी। कोटरोमा, गाय कोटरोमा, कोटरमा। देखो कोटरा क्या होता है आपको पता है ना? कोटरा, कोटरा खेजड़ी के अंदर कोटर होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, जैसे तोता होता है वो अपना रहने के लिए घर बनाता है, तो कोटरा से क्या हो जाएगा? कोटरा नाम का तो कवक था, कोटराम कवक, और खेजड़ी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस था तो सेलेस्ट्रना ये कीड़ा था, क्योंकि इससे तो वो भी नहीं बचा पा रहे थे, जो जान दे रहे थे लोग वो भी, क्योंकि कीड़ा अंदर लग रहा था। अब चलते हैं अपन आगे। खेजड़ी की पूजा कब होती है? दशहरे के ऊपर होती है, हम सबको पता है। शीतला माता के दौरान इसकी पूजा होती है। गोगा जी, केसरिया कंवर जी महाराज का जो थान है, गांव गांव गोगो, गांव गांव, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये कहावत गोगा जी महाराज के लिए है। तो खेजड़ी के नीचे उन्हीं का ये थान आपको देखने को मिलता है। पर मार तो मार, मार मार हो गए ना दोनों, मार मार, ये दोनों वंश का क्या है? ये आराध्य वृक्ष है। कौन कौन से? पर मार तो मार। ठीक है जी। गोगा जी महाराज, केसरिया कंवर जी महाराज और झुंझार जी का थान कहां पर है? ये खेजड़ी वृक्ष के अंदर है। शीतला माता के प्रतीक के रूप में भी खेजड़ी की पूजा होती है, और दशहरे के ऊपर भी जो है वो क्या करते हैं हम लोग? खेजड़ी की पूजा करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बढ़ते हैं आगे। देखो, एक ये थार शोभा नाम का एक केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के द्वारा एक विकसित किया गया पौधा था। इसमें किसी भी प्रकार के कांटे नहीं है। थार की शोभा वैसे तो खेजड़ी है, लेकिन खेजड़ियों में भी सबसे ज्यादा शोभा किसकी होती है? जिसके कांटे नहीं होते हैं। खेजड़ी के वैसे तो बहुत सारे कांटे होते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 के अंदर 1991 उल्टा सीधा ये एक समान है, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है जी। खेजड़ी वृक्ष इतना ज्यादा सुंदर हमको लगता था कि एक व्यक्ति जाकर के उसके चिपक गया, तो जो चिपका उसका नाम सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि उसको सुंदर लगा था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया? चिपक गया था तो चिपको आंदोलन हो गया। ये 1973 के टिहरी बांध को लेकर के
चिपको आंदोलन चलाया गया था। बड़े आगे की ओर 2-4 बातें और है खेजड़ी के लिए इंपॉर्टेंट। काकापुरी, इनको पेड़ वाला बाबा बोलते हैं। ये भिवाड़ी खेरतल तिजवारा के अंदर काकापुरी पेड़ों के बचाने के लिए प्रयासरत हैं। संत राजाराम जी वृक्षारोपण का इन्होंने क्या है वो संदेश दिया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खेजड़ी को शुष्क फलों में जो है इसको शामिल किया गया है। और माटो क्या बोलते हैं, बीकानेर के राज चिन्ह में खेजड़ी वृक्ष जो दर्शाया गया है उसको क्या कहा जाता है, माटो कहा जाता है। बस इतना सा है और कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं है। जो चीजें थी ना खेजड़ी से रिलेटेड वो सब मैंने आपको करवा दी। चिपको आंदोलन क्यों चिपक गई, क्योंकि सुंदर लग रहा था, सुंदरलाल बहुगुणा को, तो वो जाकर के चिपक गया। बस इतना सा था ये। अब बात करते हैं अपन रोहिड़े की। ये रोहिड़ा पेड़ है। रोहिड़ा देखो, वैसे तो पूरे देश भर के अंदर लोग बाग खाट या फर्नीचर वगैरह बनवाते हैं, तो वो किसके बनवाते हैं, वो बनवाते हैं सागवान के। बढ़िया लकड़ी होती है। राजस्थान के अंदर सागवान नहीं है, यहां पर तो रोहिड़ा ही है। और रोहिड़े की खाट बना करके उसके ऊपर आडे लेट जाते हैं। आडे कैसे लेटते हैं, जैसे ऐसे मैं लेट गया ना, आडा लेटा, आराम से बढ़िया तरीके से आडा लेटा। किसके ऊपर, रोहिड़े की बनी हुई खाट के ऊपर आडा लेटा। देखो ये नाम है इसका, क्या है, अंडू लेटा। क्योंकि इस बनी हुई खाट के ऊपर, रोहिड़े से बनी हुई खाट के ऊपर मैं क्या करा, आडा लेटा मस्त तरीके से। तो आडा लेटा यानी ये अंडू लेटा जहां पर आपको मिल गया ना, ये रोहिड़े का होगा, क्योंकि रोहिड़े से खाट बनती है और खाट के ऊपर ही आडे लेट सकते हैं। खेजड़ी की खाट नहीं बनती है, ध्यान रखना। खेजड़ी की जो लकड़ी होती है उससे खाट बना लोगे ना आप, थोड़े दिनों में फट जाएगी वो लकड़ी जो ऐसे तिड़क जाएगी अंदर से। लेकिन रोहिड़े की मजबूत होती है लकड़ी, तो उसी के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, आडे लेट सकते हैं। तो ये हो गया अंडू लेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो कितनी शानदार शानदार डिजाइन बनी हुई है यहाँ पर। ये तांबे की लगा देते हैं कई लोग तो लोहे की भी लगा देते हैं। तो ये खाट जो है ना, ये लंबे समय तक चलती है रोहिड़े की खाट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एक ही समस्या आती है कि ये मान लो बरसात में भीज गई ना, तो फिर यहां पर क्या होगा, आपके जर लग जाएगा। जर मतलब समझ रहे हो ना आप, राजस्थानी भाषा में तो जर बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको जंग बोलते हैं। तो इस रोहिड़े को केवल एक ही चीज का खतरा है, वो है इसके जर नहीं लग जाए। जर लग गया तो खत्म है ये लकड़ी। देखो इसको खतरा किससे है, ये जरविल नामक एक रेगिस्तानी चूहा है, उसने रोहिड़े वृक्ष को सर्वाधिक ये नुकसान पहुंचा रहा है। जर जो है ना, जर याद रख लेना, खाट को नुकसान किससे हो रहा है, जर से हो रहा है। यानी जरविल चूहे से रोहिड़े को नुकसान हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का सागवान बोलते हैं, मैंने अभी भी बोला है। मरु टीक भी बोलते हैं, राजस्थान की मरु शोभा भी जो है वो इसको बोला जाता है। ठीक है जी। रोहिड़े फूल को मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं जोधपुर के अंदर। और मैंने क्या कहा था, बच्चे जो खेलते हैं राजस्थान के अंदर, उनको पानी कहां पर मिलेगा, 31 टावरों को पानी मिलेगा, या तो खेजड़ी के नीचे या रोहिड़े के नीचे। दो ही पेड़ हैं अपने पास। और ये 1983 के अंदर इसको राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया है। लकड़ी वकड़ी खूब बनती है। ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। मैंने बताया था पहले ही खेजड़ी के वक्त कि ये रहा, यहां पर आपको खेजड़ी मिलने वाली है और यहां पर आपको रोहिड़ा मिलने वाला है। तो ये पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा मिलता है, और पूर्वी राजस्थान या शेखावाटी जो क्षेत्र है, सूखा, खोखा, सेखा, वहां पर क्या मिलने वाला है आपको, ये रोहिड़ा मिलने वाला है। बात समझ में आई। वो वहां पर खेजड़ी मिल रही थी, ये यहां पर आपको जो है वो रोहिड़ा मिल गया। तो ये था दोस्तों, ये 3 चीजें थी इंपॉर्टेंट। ये आडा लेटे बिल्कुल मस्त मस्त ट्रिक है। ऑप्शन देखते ही मेरी गारंटी आपके दिमाग में घंटी जरूर बजेगी। और आप एक काम करना, इसके यदि कहीं से आपको 150 क्वेश्चन यदि मिल जाए ना, तो आप लगा लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है जी। वो क्वेश्चन यदि एक बार लगाओगे ना आप, तो फिर आपको पता लगेगा कि आपको क्या क्या चीजें मैंने याद करवाई है। और आगे वाले वीडियो के अंदर, ये तो काफी लंबा हो गया वीडियो, अभी 2-4 चीजें और है, वो ज्यादा उनमें ज्यादा जोर नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है ना वो चीजें भी मैं आपको याद करवा दूं। एक बार इसकी पीडीएफ में अभी एप्लीकेशन के ऊपर डाल दूंगा, तुरंत ही डाल दूंगा आज में। फिर मैं भूल जाता हूं यार, फिर मैं अगले वीडियो के लिए चक्कर में लग जाता हूं, फिर आपके कमेंट और मैसेज वगैरह आते रहते हैं। तो मैं आज जो है वो अभी इसकी सबसे पहले पीडीएफ डालूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, वहां पर मिल जाएगी। बाकी किसी को भी राजस्थान ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर इसी शानदार तरीके से पढ़ना है ना, तो देखो राजस्थान के अंदर सरकारी नौकरी लगना 1 दिन या 1 महीने का काम नहीं होता है। ये लंबा गेम होता है। आपको 2-3 साल इसके अंदर देने पड़ते हैं। कैसे देने पड़ते हैं, मान लो भर्ती आ गई। पहली बात तो इस बार ये जो भर्ती आई है 7,500 की, इसने वैसे ही अपना मूड खराब कर दिया है, इतनी छोटी भर्ती आई है। ठीक है। अब क्या होगा, अब रिट प्री होगा, फिर रिट मेंस होगा। तो ये लंबी रेस की भर्तियां होती है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का तो कोई भी इसके अंदर वो नहीं होता है कि भाई साफ सुथरी भर्ती भी होती है ना, तो उसमें भी 1.5 साल लगा देते हैं। ये कोर्ट में जाती है, पहले जाती है, पेपर आउट हो जाता है, बाद में कोर्ट में जाती है,
लंबा प्रोसेस होता है। तो ये क्या है, एक बार मैं चाहता हूं कि आप जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हो ना, हर एक कोर्स के अंदर ज्योग्राफी आएगी, आर्ट एंड कल्चर आएगा। तो कम से कम आप लोग अपनी बेसिक जानकारी जो भी है वो कंप्लीट करो। जो भी मार्केट के अंदर जो भी जानकारी आपको मिल रही है ना इन दोनों सब्जेक्ट की सारी मैं इस कोर्स के अंदर डालने वाला हूं। जैसे ये अपना ये रीट मेंस वाला कंप्लीट होते ही यहीं पर अपना जो है वो काम धंधा अपन शुरू करने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इसको परचेज कर रहे हैं, ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। अभी तो शानदार 30% ऑफ चल रहा है। अगला ऑफ क्या पता होली पर आए या होली से बाद में आए। तो ये 2-3 महीने का जो टाइम होता है ना, टाइम इज मनी, इस चीज को आप ध्यान में रखें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके मुझे बता देना। अगले वीडियो के अंदर जो बची कुछ चीजें हैं वो सारी की सारी उसके अंदर मैं डाल दूंगा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। एक बार और इसका रिवीजन कर लेना, फिर आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।